प्रियांका का है फोटो बाकी है ना चलो बस किया पहला बस का ना चालू येईल आणि झाडा द्यायची रे बंद कर क्या मैं खाली म्हणजे आयुष्याची आपल्याकडे चारित्र्याची शिदोरी असते ना ती एकदा गेली ना जीवनात पवित्र पवित्र तुम्हाला सांग तुझ्या डोळ्यासमोर तू थोडं पेपर वाटतंय का तुझ्या मनात असे काही प्रसंग मला नवऱ्या लोकांच्या कोपऱ्यात बांधून ठेवतात एवढी मी डोळे अजून माझे उघडे करून मी तुम्हाला सांगते कोणतीच घरातली आई असं नाही किंवा असं एवढी समजून सांगत असं नाही तिचं कोणाला लक्ष नसते तिच्या तालात असते माझं सगळं फोकस तुमच्यावर मला इथं तिला तडे गेल्या कारण मी जर नाकाने जलमलेलं आमच्या बापाने सांगितलं होतं नाक वर करूनच होणार नाक वर करूनच माझं पाहिजे माझं नाक वर करूनच तिच्या बाबतीत असो त्याच्या बाबतीत त्यांची भांडण झाली रात्री सांगत त्याच्यात काय तुटू काय टाकून टाकतो अशी म्हणली असेल तो असेल हे तुटू काय नाही करत त्यामुळे आणि एवढं पवित्र पाहिजे तरी काहीच पाहिजे अक्षर त्याच्यात तरी आणि तो मी तिला काय म्हणत सांगा वगैरे त्या दिवशी कोरोनामुळे कशी आणि समजा ती म्हणजे असं सांगितलं आणि तो जर समजा बोलला नाही तिला
गणपतीची परीक्षा बघली तू कशी आता वाट काढतेस त्याच्याकडून परीक्षा बघली तिला म्हटलं नाही सांगायचं ना ऑफिसला आम्ही पण आपण औषधकडे गणपती नाही नाही ऑफिसला चालले ते म्हणजे तो ऑफिसच्या सुटायच्या वेळेस येऊन गेला त्याला सुट्टी तू इंडियन कंपनी त्याला शनिवार रविवार सुट्टी तुला तिथं स्टेशन तेव्हा तू स्टेशन अडचण आम्ही सगळे गेले एक तास सांगितलं तर त्याला सांग बाबा असा माणूस जरा पाहुण्याचं नाही शकत तिला पण आवडतं त्यामुळे दरवेळेस खराब त्याच्या वेळेस पण तू सांगितलं की तू गेली नाही ते काय Good morning, students. Okay. कल हमने लेसन पढ़ा कौन सा ऋण की हड्डी लेसन पढ़ा उसको देखा समझा अभी हमें क्या करना है अभी हम नेक्स्ट लेसन नंबर 10 थे पढ़ेंगे ठीक है चुपचाप से ध्यान से सबको सिर्फ पढ़ना है और देखना है लेसन नंबर 10 थे पूरक पठन है जो परिचय अभी देखो इसको किसने लिखा है इसके लेखक कौन है कवि लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जन्म इनका कब हुआ था 1921 में इनका हुआ था 1921 पूर्णिया बिहार में इनका जन्म हुआ था मृत्यु इनकी कब हुई 1977 परिचय हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन गंध
लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। अब देखो इनकी कहानियां कैसी हैं। इन्होंने कहानियां लिखी हैं आंचलिक जीवन की धुन गंध, मतलब उस समय के समाज की या जीवन शैली, जो जीवन शैली लोग जीते उसका धुन, जीवन शैली जीने की तरीके, लय, ताल, सुर, सुंदरता, समाज के हर एक रूप का हम क्या कर सकते हैं, इनकी रचनाओं से हम उस समय के समाज का स्पष्ट रूप से दर्शन कर सकते हैं। भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियां: मैला आंचल, परती परिकथा, उपन्यास, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल धन जल नेपाली की कथा। ये देखो, ये क्या है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी का फोटो या चित्र, जो हम कह सकते हैं, देख सकते हैं। अभी देखो, फणीश्वर नाथ रेणु जी 4 मार्च 1921, 11 अप्रैल 1977 हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उनके पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैला आंचल इनका जो उपन्यास है वो बहुत प्रसिद्ध था। ये बड़े अच्छे लेखक थे, कहानियां और उपन्यास ज्यादा लिखते थे, इसलिए पद्मश्री से क्या किया था, नवाजा गया था या फिर सम्मानित किया गया था। उनका जन्म बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत में हुई थी और नेपाल में भी हुई थी। अब देखो गद्य संबंधी बातें। अब इस गद्य में क्या दिया गया है, प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। अब ऐसा है कि वो जहाँ जन्मे थे, कहाँ जन्मे थे, बिहार में जन्मे थे, इसलिए इनका जो ये कहानी है यह कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से संबंध रखता है, बिहार से। बिहार के ग्रामीण मतलब गांव के, शहरी जीवन से नहीं है यह लेसन, जो लेसन है यह बिहार के ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ सीमा टीचर बोलिए। यस सीमा टीचर, हेलो। टीचर किसी किसी को आपकी आवाज नहीं आ रही है। Wait, it is coming. Wait, teacher will do. आवाज तो आ रही है मेरी, बराबर है। किसी किसी को नहीं आ रही है टीचर। बेटा तो उसको बोलो फिर उसका माइक बराबर करने। हेलो हेलो। Teacher, your voice is clear. You just continue. ओके टीचर। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अब हम यह समझ सकते हैं कि ग्रामीण जीवन यानी पहले के जमाने में इस लेसन में जो सिखाया गया, इस पाठ में जो बताया गया है वह क्या बताया गया है, यह हम देखेंगे कि वहाँ के ग्रामीण जीवन, गांव के लोगों का सामाजिक रहने और रहन सहन का तरीका क्या होता है और वो लोग कैसे रहते हैं,
उनका शादी ब्याह रीत रिवाज मनाने का क्या तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, लेसन का नाम जो है वो क्या है, ठेस। ठेस का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हो? किसी के बात का मन में क्या लगना, मन में भाव लगना। एक लोग बोलते हैं ना, आपकी बातों से हमें बहुत चोट पहुंची, या आपकी बातों से मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। तो यह बात यहाँ इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयत्न किया है। और एक मजदूर की आत्मकथा या मजदूर के बारे में उसके स्वाभिमान के, क्यों बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बड़े वीआईपी हैं, हम बहुत बड़े हैं, घर के नौकर या भी जो भी हो उसका क्या करते हैं, सम्मान नहीं करते। लेकिन जो भी लोग होते हैं उसका क्या करना चाहिए, हमें सबका आत्म स्वाभिमान होता है, चाहे कोई मजदूर इंसान हो और चाहे कोई बड़ा इंसान हो। तो इसलिए सभी कार्य करते हैं, सभी किसी न किसी के नौकर होते हैं, इसलिए उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। अब देखो इसमें एक दिया हुआ है, क्या दिया है, छोटी सी आपको घास फूस की झोपड़ी साइड में दिख रही है, एक पेड़ दिख रहा है, फूस की चटाई दिख रही है, एक आदमी बैठा हुआ वहाँ क्या कर रहा है, घास की चटाई बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। तो इस ठेस पाठ में हिरचंद नाम के कारीगर का, जो आज के जमाने में तो ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन पहले के जमाने में आपके दादा दादी के जमाने में ये सब चीजें बहुत रही होंगी। अगर आप अपने दादा दादी से पूछोगे कि घास की के बहुत बड़े बड़े सामान बनाए जाते थे क्या, तो वो आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि हमारे जमाने में क्या क्या होता था, या आपको पता भी होगा। जो अपने बुजुर्गों के पास, बड़े बूढ़ों के पास बैठते होंगे उनको शायद अच्छे से पता होगा। या फिर अभी भी आप गांव में जाओ तो देखोगे कि बांस की तीलियों के बहुत सारे सामान बनकर घरों में हमारे रखे रहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले एक तरह का घास आता था, फूस मूज ये सब चीजों की सामान बनाई जाती थी। और क्या करते थे, इंसान खुद ही बनाते थे उसको, अपनी हाथ से बनाते थे। और यूपी बिहार में तो ज्यादा ही देखने को मिलता है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत सारे पिक्चर, अब ये देखो बहुत सारे डलिया दिख रहे हैं आपको, किस चीज से बने हुए हैं, मूज होता है, एक तरह का घास होता है जो बारिश के सीजन में बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन बहुत धारदार भी होता है। अगर उसको हम पकड़ेंगे तो हाथ कट जाता है। इसलिए क्या करते हैं, बड़े लोग जाते हैं और उसको काट कर लाते हैं, और उसका एक एक रेशा, जैसे प्याज के छिलके निकलते हैं ना, जब हम प्याज को काटते हैं तो उसके छिलके छिलके एक एक निकालो, उसी तरह से क्या होता है, ये मूंछ के एक एक छिलके को, बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसको निकाला जाता है। और उससे फिर उसको क्या करते हैं लोग, गर्म पानी करते हैं, उसमें कलर डालते हैं, ये सब चीजें करके उसको धीरे धीरे हर एक कलर में रंग देते हैं। और उससे फिर सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पंखा हुआ। लोगों को गर्मी में गांव में लाइट की फैसिलिटी इतनी नहीं रहती, इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती, तो लोग पहले के जमाने में सुंदर सुंदर पंखे बनाते थे, डलिया बनाते थे। गाय भैंस तो गांव में सबके घरों में रहते हैं, उनको चारा पानी देने के लिए बड़े बड़े डलिया बनाए जाते थे। या बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे पुरानी मूवी, पुराने पिक्चरों में देखोगे तो आगे पीछे राजाओं को छतरी लगाए रहते हैं लोग, वो सब चीजें बनाई जाती हैं। ताड़, ताड़ आप तो जानते ही होंगे, ताड़ का जो वृक्ष होता है उससे बहुत सुंदर सुंदर पंखे बनाए जाते थे, या बहुत सुंदर सुंदर छतरियां बनाई जाती थी। लेकिन आज के टेक्निकल जमाने में ये सब चीजों का बड़ा अभाव हो गया है, चाहे गांव में हो चाहे शहरों में। लेकिन हमारी जानकारी के लिए लेखक ने यह चीज हमें बताया है कि पहले के जमाने में भी ये सब चीजें, सुख सुविधाएं होती थी, लेकिन आज के जमाने में इंसान क्या करता है, मशीनों से बनाता है। और तब के जमाने में इंसान क्या करता था, अपने हाथों से बनाता था, और हाथों से बनाए हुए चीज शायद ज्यादा सुंदर दिखते थे। मेरे दादी के जमाने के चीज भी रखे हुए हैं, जो उन्होंने ऐसे ऐसे डलिया, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने हाथों से बनाकर रखा है। हम लोग जब गांव जाते हैं तो उसको देखते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुंदर सुंदर लगता है उनके हाथों से बनाई चीज। आप लोगों ने भी अगर गए होंगे, गाँव गए होंगे या देखा होगा, तो गाँव में
पुराने लोग रखे रहते हैं। अभी तो इन सब चीजों का इतना भी कुछ ये नहीं है। ये देखो बहुत सारी दरी चटाइयाँ। पहले लोग गलीचा क्या करते थे, बुनते थे हाथों से, लोग बनाते थे, हथकरघा होता था और उसको हाथों से धीरे 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 धागा और फंदा डाल के अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर डिजाइन वाला बनता था। कभी कभी आप किसी किसी के घर में बहुत या तो फिर पुराने सीरियल पुराने पिक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा कि लकड़ी के बारीक बारीक तीलियों के पर्दे बनाए हुए कहीं कहीं लटके होते हैं और उसमें क्या होता है, सुंदर सुंदर चित्र बने हुए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे अपने पाठ में। अब देखो यहाँ से हमारा पाठ का स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है। पाठ शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। किसके बारे में, फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। अगर हम छोटा देख लेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा समझेगा। आवाज आएगी तो मुझे बताओ, आवाज आ रही है? नहीं टीचर। To whom teacher is not audible, because I can hear the voice of teacher. Just yes, आएगा okay. कल भी ऐसे ही हुआ था। I think there is an issue with your net, beta. Just सुना रहा? हेलो yes, हेलो, teacher. नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है? नहीं टीचर। रेणु की आवाज नहीं आ रही है। वेट वेट वेट, नाथ रेणु जी का जन्म 1921 में बिहार। हाँ टीचर। अभी आ रही है। थोड़ा सा इनका परिचय हम देखेंगे, क्या करेंगे, सीधे लेसन पे जाएंगे। छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, ये सब चीजें थोड़ा सा देखिए। समर्थक थे। किसी भी 1953 में ये साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी मृत्यु आवाज बहुत धीरे आ रही है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह ठुमरी, अग्निखोर, आदि महक, अच्छे आदमी, उपन्यास मैला आंचल, पड़ती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ स्लो आ रही है बेटा, मुझे भी स्लो ही आ रही है, यूट्यूब में स्लो है आवाज थोड़ा। फणीश्वर नाथ रेणु जी की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं कि ये आंचलिक कथाकार हैं। इनके साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी एवं पीड़ा का सशक्त वर्णन है। ग्रामीण समाज को नई सांस्कृतिक गरिमा इन्होंने प्रदान की है। इनकी भाषा शैली, भाषा संवेदनशील है, आसानी से समझ में आती है, भाव प्रधान है, आंचलिक शब्दों का और मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। देशज शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है, जिससे मानवीय गहरी अभिव्यक्ति
देखने को मिलती है। ये परिचय यहाँ समाप्त होता है। ओके, देखा हम लोगों ने किस तरह उनका जन्म हुआ, किस तरह उनकी मृत्यु हुई, और इन्होंने ज्यादातर अपनी रचनाओं को क्या किया है, ज्यादातर ग्रामीण लोगों के बारे में ही इन्होंने लिखा है। और सबसे पहली चीज इनका क्या है, इनकी जो भाषा है वो बड़ी संवेदनशील है और ग्रामीण भाषा से क्या है, संबंधित है, रिलेटेड है। इसलिए यह इनकी जो भाषा है वो सभी को समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। जैसे कि हम पद्य पढ़ते हैं तो पद्य में बहुत सारी चीजें हमको कठिनाइयां होती हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है, उपन्यास है, वो बहुत ही रुचिपूर्ण है। जो पढ़ता है उसको आगे की तरफ क्या होता है, रुचि बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात, आसानी से सबको समझ में आता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अच्छे से इसको रुचिपूर्ण तरीके से इसको पढ़ते हैं। अब हम लेसन पे आ जाएं, स्टार्ट करें। ओके, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। अब देखो, खेती और बाड़ी, गांव में जो खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी आपको पता ही, पूरे साल में इंसान क्या करता है, 2 बार खेती करता है। एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। तो जब खेती बाड़ी का सीजन आता है तो किसान क्या करते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं। और जब अपने कार्यों में लग जाते हैं तो उस समय गांव के मजदूरों को अच्छा अच्छा कार्य करने को मिल जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, फिर गांव में अपना पूरे साल का मजदूरी वो लोग निकाल लेते हैं। तो लेकिन अब देखो, सिरचन को लोग क्या समझते हैं, सिरचन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले सिरचन क्या है, सिरचन गांव का एक मजदूर है। खेती बाड़ी के समय लोग उसको बड़ा बेगार समझते, बेगार मतलब किसी काम का नहीं, बेगारी का
teacher voice is not able. Aditya, yes. Was no. Ma'am, you're muted. Ma'am, you're not audible. Wait. Yes, अनुराग, अनुग्रह, बोलो अनुग्रह। कुछ नहीं टीचर, वॉइस नहीं आ रहा था। अभी आ रहा बेटा? हेलो। यस टीचर। Yes, teacher. ओके, चलो अभी हम लेसन पे चलते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उससे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। देखो, समय समय की बात है। इंसान, यहाँ इस पाठ में यह भी बताया गया है कि जब इंसान की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, उसको उपयोग करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। यह चीज भी यहाँ लेखक ने फणीश्वर नाथ जी ने बताने की कोशिश की है। आज सिरचन को लोग क्या करते हैं, मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर कहते हैं। चटोर यानी खाने में बहुत लालची तो नहीं कह सकते, जो हमेशा अच्छा खाना पसंद करता है उसको बोल सकते हैं चटोरा। एक समय की बात थी, उसके मड़ैया यानी घास फूस की जो झोपड़ी होती है गांव में, देखे हो वैसी। बड़े बड़े बाबू लोगों के, बड़े बड़े वीआईपी लोगों की सवारियां क्या होती है, आकर उसके मड़ैया के पास रुकती थी। क्यों रुकती थी? क्योंकि उस जमाने में, उस समय में सिरचन के जैसा कारीगर कोई भी नहीं था, और लोग उससे पूछते ही नहीं थे। लोग काम करने के लिए पूछते नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करना का अर्थ समझते हो? लोग उसको मस्का, जो आप लोगों के लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लोग उसको मस्का भी मारते थे। आप लोग बोलते हो ना, अरे चल चल मस्का मत लगा, मेरे को ये काम करवाना है, तो इसलिए। तो अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। सारे इलाके में क्या है, लोग, बड़े बड़े लोग उसका क्या करते थे, उस समय में खुशामद कर करके उसकी तारीफ करते थे। इंसान की फितरत होती है, इंसान को जब काम रहता है तो वह उसकी तारीफ बराबर करता है। ओके, अभी यह कारीगर सिर्फ तुम्हारे हाथों में ही है। सारे इलाके, जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको क्या होगा, सिरचन के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी मिलती जाएगी। एक दिन समय निकालकर चले आओ, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक का अर्थ होता है जो हम बैठने के लिए आसनी होती है ना, अभी भी देखो आपके घरों में होगी, बैठने के लिए मम्मी डैडी या आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग छोटे छोटे आसन बिछाकर बैठते हैं। तो बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन एक जोड़ा चीक बनवाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी, यह कौन कह रहा है, यह लेखक कह रहे हैं कि आज भी मुझे याद है जब मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। अभी आपने ऊपर देखा कि सिरचन को सब लोग क्या समझते थे, चटोर। तो वह खाने पीने में बहुत चटक था। चटक होना मतलब थोड़ा अच्छा खाता था, इसलिए जब कोई उसे कार्य करने को बुलाता था तो सबसे पहले पूछता था कि आप खाने में क्या क्या लोगे। पेट भर खाना अच्छा मिल जाता था तो सिरचन को मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात भी नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के लड़के को
एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी करना मतलब बेइज्जत कर देना। बड़े लोग थे, बड़े पंचानन चौधरी थे, उनके बेटे को क्या किया, बेइज्जत कर दिया था माँ। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पहले सिरचन से पूछ लो कि उसको खाने में कौन सी चीजें लगेगी, तभी मैं क्या करूंगा, उसको बुलाकर लाऊंगा। तुम्हारी सिरचन ने कहा, अब क्या कहा चौधरी के बेटे से उसने, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती हैं, इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा। अब इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब है कि नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। तरकारी का अर्थ होता है जो हम सब्जी बनाते हैं भाजी घर में, वो। तो सब्जी नाखून से काटकर मतलब नाखूनों से काटती हैं, थोड़ा थोड़ा सब्जी लोगों को परोसती हैं, इतनी कंजूस। और इमली की रस वाली कढ़ी तो हम छोटे लोग खाते हैं। कढ़ी हमेशा दही डालकर बनाई जाती है, इसलिए वो उसको ताना मार रहा है चौधरी के लड़के को। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीख लिया, तुम तो इतने बड़े चौधरी खानदान के बेटे हो, इमली का रस डालकर कढ़ी बनाते हो, इतने कंजूस लोग हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता। सिरचन को माँ देखते ही माँ हुलस कर बोलती, हुलस कर मतलब खुश होकर, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही हूँ, तुम्हारी याद आई। नैनू का अर्थ होता है, आप अपने घर में देखे होंगे, मलाई को मथ कर जो मक्खन निकलता है ना, उसको नैनू बोलते हैं। किसमें, ग्रामीण शब्द में, गांव में लोग ज्यादा बोलते हैं। थी तो तुम्हारी याद आई, घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। चूड़ा का अर्थ समझे, चूड़ा का अर्थ है पोहा, जो हम पोहा खाते हैं ना। और घी का खखोरन, घी को जब जलाकर हम गरम करते हैं तो घी निकल जाता है और उसके साथ चॉकलेटी कलर का देखो नीचे बैठ जाता है, उसको खखोरन बोलते हैं। उसके साथ पोहा तुमको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। और हम क्या है, काम यह है, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद का अर्थ है संदेश भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। उसकी ननद क्या है, रूठी हुई है मतलब नाराज है। किस लिए, मोती की मोती मतलब मोती गांव में एक घास होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। वो घास के शीतल पार्टी, शीतल पार्टी का अर्थ समझते हो, शीतल पार्टी का मतलब होता है गांव में जो हम चारपाई बिछाकर बैठते हैं उसको बोलते हैं। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालकर हंसता। पनियाई जीभ मतलब घी की सौंधी खुशबू सूंघकर और चूड़ा देखकर तो सिरचन अपने मनपसंद खाने को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। तो सुगंध, अब सिरचन क्या बोल रहा है, हाँ हाँ, घी की सौंधी खुशबू सूंघ कर ही मैं क्या कर रहा हूँ आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ। अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो दम मारने मतलब आराम, फुर्सत मुझे एक भी मिनट का नहीं है। लेकिन घी की सौंधी खुशबू मैंने सूंघा आपके घर तो आ गया कि देखूं काकी के घर कुछ काम है क्या। अब देखो यहाँ सिरचन के बारे में जानकारी दी गई है। अब इतनी कहानी आपने पढ़ी, इतनी कहानी सबको समझी अच्छी तरीके से, सारे कठिन शब्दों के अर्थ समझे सबको, तो आप चैटिंग बॉक्स के थ्रू मुझे आंसर करोगे। यस टीचर, नो टीचर। सिरचन जाति का कारीगर है। अब देखो यह क्या है, इस स्लाइड में सिरचन की विशेषता बताई गई है। सिरचन जाति का कारीगर, बड़ा अच्छा काम करने वाला कारीगर है। मैंने घंटों, लेखक ने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। मोती और पटेर क्या होते हैं, मोटे मोटे घास होते हैं जिसके छिलके एक एक निकाले जाते हैं। कुच्ची बनाता, कुच्ची यानी उसके गच्छे बना लेता था, उसकी गड्डी बना लेता,
जैसे भाजी वाले क्या करते हैं, कांदा है बहुत बड़े बड़े गट्ठे लाकर उसको फिर छोटे छोटे गड्डियों में बांधकर बेचते हैं, उसी तरह से उसका पूरा छिलका एक 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 निकाल निकाल के फिर उसको अलग से कुच्ची बना लेता था। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समा। कुच्ची को वो क्या करता था, रंगता था। गांव में लोग क्या करते हैं, उस घास को गरम गरम पानी में कलर डालते हैं, रंग डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसी में उस घास के पूरे बंधे हुए चीज को अच्छे से अंदर डालकर और उसपे कुछ वजनदार सामान रख देते हैं। और जब उसको रख देते हैं वजनदार सामान को, तो वो क्या करता है, पूरी दिन चाहे लाल कलर हो, हरा कलर हो, पीला कलर हो, जिस कलर के जो चीजें बनानी रहती हैं, जो कलर डालना रहता था, उसी को वो क्या करता था, डाल के अंदर रख देते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर वो पूरे दिन उसको उसी तरह से रखने के बाद जब निकालेंगे तो उसको फिर शाम को सुखा देंगे, क्योंकि धूप में सुखाने से कलर थोड़ा उड़ने का ज्यादा समस्या रहता है। तो सुतली सुलझाने तक उसका पूरा दिन समाप्त हो जाता था। काम करते समय, अब देखो उसकी विशेषता क्या है, काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरफ फुफकारता उठता। वह भले चटोर था, भले कुछ भी था, काम चोर तो नहीं कह सकते क्योंकि काम वो धीरे धीरे करता था। तो अगर उसके काम में कोई आकर बीच में टोक देता था, क्योंकि वो काम को बड़ी तन्मयता से करता, तन्मयता यानी एकाग्रचित, कॉन्संट्रेट जो आप बोलते हो ना, उस तरह से करता था। अगर कोई जरा सा भी आकर उसको डिस्टर्ब करता तो वो क्या करता, गेहूं सांप जो होता है ना, फुफकार उठता है। अगर गेहूं सांप एकदम शांत बैठा हुआ है, उसको जरा सा भी टच करो तो क्या करता है, फटाक से उठ जाता है। उसी तरह से वो चिल्ला और झल्ला पड़ता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है, काम चोर नहीं है। फिर सिरचन क्या करता था, कहता था तो आप दूसरे से काम करवा लीजिए, मुंहजोर हूं मैं। मुंहजोर का मतलब है बात साफ साफ जवाब देता हूं, मैं काम चोर नहीं हूं, भले काम धीरे धीरे ही करूंगा लेकिन अच्छा करूंगा। अब ये भी बात है कि लोग जिसे पूछते हैं तो उसको भी थोड़ा सा भाव चढ़ जाता है ना, लोग बोलने लगते हैं अरे मेरे जैसा कोई भी नहीं है। तो सिरचन को भी यह लगता था कि मेरे जैसा कारीगर तो कोई है ही नहीं। तो बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। बिना मजदूरी के, बिना कोई मजदूरी, कोई पैसा वो नहीं लेता था। उसको पेट भर भात का मतलब तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे, पका हुआ चावल, अच्छा खाना उसको मिल जाए तो वो क्या करता था, ऐसा कारीगर किसी को मिलेगा ही नहीं। दूध में मिठाई का अर्थ है मीठा दूध मिले चाहे ना मिले, लेकिन बात उसको मीठी ही चाहिए रहती थी। झाला का अर्थ होता है तीखा, मिर्ची, तो बात में जरा सी भी तीखापन उसको बर्दाश्त नहीं होता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, जैसे हमने उधर पढ़ा वो स्लाइड में कि इमली के रस की कढ़ी, इमली के रस की कढ़ी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो सिरचन को लोग चटोर समझते थे। तली बघारी मतलब एकदम मजेदार तेल वाली सब्जी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इस प्रबंध अगर कोई भी काम करने के लिए सिरचन को बुला रहा है तो सिरचन को क्या करना होगा, सिरचन के लिए इतने सारे खाने का प्रबंध करो, वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर खाने पीने में आप लोगों ने तेल मसाला घी और दूध का कमी किया तो फिर काम खत्म, मैं काम नहीं करूंगा, काम अधूरा रखकर खड़ा होगा। आज तो अधकपाली, अब वो बहाना भी बनाएगा, आज तो अधकपाली, माइग्रेन, अधकपाली का अर्थ है माइग्रेन, आधा सर दुखता है, उसमें दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। अब वो यह बहाना बनाएगा जब उसको अच्छा सा खाना नहीं मिला। तो अब किसी दिन का अर्थ, किसी दिन आके कर दूंगा का मतलब समझे
कि अब कभी भी नहीं आऊंगा। और उसका कार्य ऐसा था कि कोई दूसरा मजदूर उसके किए गए आधे कार्य को पूरा नहीं कर सकता था। यह उसकी बड़ी अच्छी विशेषता थी। वो लोग क्या करते थे, सृजन के हाथ पांव जोड़ते थे कि सृजन क्या करो, मुझे कार्य करके दो। डरते रहते थे कि कहीं सृजन अगर गुस्से में आ गया या बहाना करके चला गया तो क्या होगा, इसलिए लोग पहले खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करके फिर सृजन को क्या करते थे, बुलाते थे। मोथी घास की पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, रंग के डोरे, भूसी चुन्नी का मतलब समझते हो? भूसी चुन्नी जो गाय को खाने के लिए चारा होता है वो। तो गाय को खाने के लिए चारा रखने के लिए भी मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, मतलब वो रखने के लिए लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ा झाला बनवाते थे। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी। पहले लोग क्या करते थे, जब गांव में किसान खेती करते हैं तो उनको बड़ा धूप लगता है, जो हल चलाता है। आज का टेक्निकल जमाने में लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन पहले तो हल और बैलों से ही जुताई होती थी। जब लेखक ने उपन्यास लिखा है तब तो हल और बैलों से ही जुताई होती थी। तो उसके लिए हलवाहों को क्या होता था, जो हल चलाते थे इंसान, उनको हलवाह कहा जाता है। तो उसके लिए छतरी और टोपी किस चीज का, ताड़ के सूखे पत्तों के बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवाय गांव में कोई भी नहीं कर सकता था या नहीं जानता था। अब क्या करे कोई। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम काम समझते हैं लोग। अब देखो, लेखक ने यह भी बताया है कि अब तो यह दूसरी बात हो गई, पहले जितना ही इसका महत्व था अब उतना ही बेकाम हो गया है। हाँ यस टीचर बोलिए। टीचर अनुग्रह इज रेजिंग हैंड फ्रॉम हाँ बोलिए, अनुग्रह को बोलने को बोलिए। just ask him to unmute. ओके अनम्यूट तो किया है मैंने। वेट अनम्यूट है बेटा आप। यस अनुग्रह बोलो बेटा। नथिंग मैम। नथिंग? फिर रेज योर हैंड क्यों बेटा? नथिंग। ओके टीचर उस टाइम भी किया था। ओके हैंड्स डाउन करो बेटा फिर। ओके तो जिन्हें सिरचन के सिवाय, अभी यह बात हो गई है कि गांव में ऐसे कामों को लोग क्या करते हैं, बेकाम समझते हैं। बेकाम, आज के जमाने में आप कोई काम अभी कोई भी नहीं करेगा। लोग कितनी बिजी, इतना व्यस्त लाइफ हो गया है। हर एक चीज क्या लोग सोचते हैं, हाथ से बनाने से अच्छा है मशीन से फटाफट बनवा लो, 4 पैसे खर्च करो और समय की बचत हो जाएगी। आजकल तो लोग समय की बचत करने में ज्यादा लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। अच्छा, बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अब देखो, ऐसा था सिरचन, जिसको पेट भर खाना अच्छी तरह से खिलाओ और उसके बाद वह क्या करेगा, फिर अच्छे से खा पी कर एक आध पुराना धुराना अगर किसी के पास कपड़ा रहे तो वह भी दे दो, वह कुछ भी बोलेगा नहीं। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। अब सिरचन को बुलाने वाले लोग जानते हैं अच्छी तरह कि सिरचन सिर्फ काम का कारीगर नहीं है, वह बातों का भी कारीगर है। बातों में भी बड़े अच्छे से बात कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको भी तो भाव था कि मेरे जैसा कार्य तो कोई कर नहीं सकता, तो बड़े बड़े लोगों को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए तो मेरे पास ही आएंगे, तो थोड़ा भाव तो मुझे भी दिखाना चाहिए। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना देखो ये क्या है, यह मुहावरा है, तिलमिला जाना। तो तिलमिला उठना का अर्थ क्या होता है, बहुत जोरों से गुस्से में झल्ला जाना। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। अच्छा, अब उसने बात क्या कही,
बड़ी बात है यह बिटिया। अब यह कौन बोल रहा है? यह सिरचन बोल रहा है। बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। अब वो क्या है? महाजन। महाजन का अर्थ होता है बड़े लोग। अब उसने बिटिया को क्या बोला? टोंट मारा। उसने टोंट क्यों मारा? टोंट इसलिए मारा, टोंट मारना मतलब ताना मारना। 2-3 पटेर की पार्टी का काम करूंगा और सिर्फ सत्तू खाकर करूंगा। सत्तू तो वो खा नहीं सकता था, क्योंकि हमने तो पहले ही देख लिया कि सिरचन को खाने में क्या क्या चाहिए। मलाई वाला दूध, दही की कढ़ी, अच्छे अच्छे पकवान। तो सिर्फ सत्तू कोई खाकर करवाएगा क्या भला? ऐसा वो बोल देता है। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। बबुनी मतलब भोजपुरी भाषा में छोटे बच्चों को बबुनी बोलते हैं, बिहारी भाषा में। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन। अब ये लेखक बोल रहे हैं। यहाँ तो उसने महाजन की बेटी को बोल ही दिया कि सत्तू में मैं तुम्हारे यहाँ इतना काम करने आऊंगा क्या? नहीं, यह तुम्हारी माँ महाजन है तो क्या मैं क्या ये हूँ क्या? मैं कार्य करने नहीं आऊंगा। यहाँ यह समाप्त हुआ। उसके बाद अब लेखक बोलते हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं? इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, मानू। लेखक की बहन का नाम क्या था? मानू। मानू के दूल्हे ने पहली बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। अब मेरी छोटी लेखक की छोटी बहन पहली बार ससुराल, गांव में जब शादी होती है तो शादी के बाद, अभी नहीं होता है, पहले होता था, गौना रखा जाता था। तो लोग शादी के 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे छोटे छोटे एज में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो लोग क्या करते थे, तब बाद में ससुराल भेजते थे। तो उसी तरह वह ससुराल जा रही थी। अब मानू का दूल्हा जो था, मानू का हस्बैंड, दूल्हा मतलब हस्बैंड, पति जो था, उसने क्या किया? भाभी को लिखकर पहले ही बोल दिया था कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। पहले लोग क्या करते हैं, जब लड़कियों की शादी करते हैं तो बहुत सारे सामान देते हैं, दहेज में दे, चाहे फिर ऐसे दे, लोग खुशी से भी देते हैं। और सबसे बड़ी चीज मिठाइयाँ तो बहुत सारी देते हैं। आप यूपी बिहार में तो इसका ज्यादा ही रिवाज होता है। तो मिठाई, अब मानू के पति ने क्या बोला था भाभी से लिखकर कि मिठाई की पतीली भेजना चाहे मत भेजना, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो ... आएगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा, या जो भी हो। अब उनके कहने का, भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। अब मैं क्या करूंगी, ये तो दूंगी ही दूंगी। भाभी ने यह चीज स्वीकार कर लिया। अब क्या करें, पहली बार ससुराल जा रही थी और अच्छा सामान चाहिए था, तो सिरचन को तो बुलाना ही था। अब सिरचन नहीं आएगा तो फिर कार्य कौन करेगा? इसलिए क्या किया गया? अब देखो, यहाँ से कहानी का मेन शुरुआत होता है। अभी तो सिरचन के बारे में बताया, किसानों के बारे में बताया, सामान के बारे में बताया। अब यहाँ से एक अलग ही अध्याय शुरू हो रहा है। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। अब मेरी माँ ने, लेखक की माँ ने क्या किया, 1 हफ्ते पहले ही बुला लिया। किसको बुला लिया? माँ को बुलाया, और माँ ने सिरचन को बुलाया और सिरचन को बुलाकर क्या कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली। पहले के सालों क्या करते थे? पहले के लोग कॉटन की सूती धोती पहनते थे, और बहुत सारे लोग क्या करते थे, बहुत सारे जमाने में पहले लोग क्या करते थे, अच्छे अच्छे डिजाइन रखते थे, अच्छी अच्छी चीजें रखते थे, और घर पे ही बहुत सारे लोग तो घर पे ही उस धोती को क्या करते थे, कलर कर देते। धोती इसलिए कहा जाता है कि वह कॉटन और पतली कलर करके पहनते थे। इसलिए माँ ने क्या कहा, माँ ने यह कहा, इस बार मैं आपको नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। उस समय मोहर छाप वाली धोती का बड़ा ही क्या था, मान था और महंगा था। इसलिए मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। अब पहली बार बेटी ससुराल जा रही थी,
सिरचन से काम करवाना था। सिरचन के स्वभाव की विशेषता तो सबको पता थी। अब कहीं बीच में काम गड़बड़ न हो जाए, शादी ब्याह का घर था, इसलिए सिरचन को 10 रिश्तेदार जब आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबके मुंहवाली करनी पड़ती है, सबका देखना पड़ता है। और सिरचन कैसा था, सिरचन की विशेषता तो आप समझ ही गए हो, पहले हमने देख ही लिया है। उसको कोई भी बातों में कुछ भी कह दे तो तुरंत आधा काम छोड़कर चला जाएगा। अगर आधा काम छूटा तो फिर उसको पूरा करने वाला कोई भी नहीं। इसलिए माँ क्या कह रही है, 1 हफ्ते पहले से सिरचन को काम पे लगा दी। मन लगाकर ऐसा काम करना कि देखने वाले देखते ही रह जाए सिरचन, क्योंकि बेटी पहली बार ससुराल जा रही है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। पान जैसी पतली, पान का पत्ता देखे हो ना, पान के पत्ते को सुंदरता का वर्णन जब लोग करते हैं ना तो पान के पत्ते को भी उपमा देते हैं। तो पान के जैसी पतली, पान से सुंदर पतली एकदम छुरी से, छुरी यानी चाकू होता है ना, वो कारीगरों के पास जो छुरियां होती हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, काटने वाटने के काम में लाते हैं। बांस की तीली, बांस की पतली पतली बारीक बारीक तीलियों को क्या किया, उसको चिकनाता हुआ साफ करने लगा। कहीं कहीं खुरदरा होता है तो उसको लोग क्या करते हैं, पहले साफ करते हैं, चिकना करते हैं, उसके बाद उसको कलर करते हैं। रंगीन सुतलियों, सुतली समझते हो, पहले के जमाने में लोग सुतली बनाते थे घरों पर, लेकिन अभी बाजारों में सुतली मिल जाता है और उस सुतली को क्या करते हैं, करता था सिरचन, कलर करता था। रंगीन सुतलियों को कलर करके, सफेद सुतलियों को कलर करके उन सब चीजों की वह सामान बनाता था। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठ गया। झब्बे मतलब डिजाइन डालना, डिजाइन डालकर चिक बनाने के लिए बैठ गया। 1.5 हाथ की चिक बना देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। 1.5 हाथ मतलब आपके हाथ से 1 हाथ और आधा हाथ, 1.5 हाथ की चिक जब बना तो लोगों को देखकर ही समझ में आ गया कि अब एकदम अलग और सुंदर चीज बनाई जा रही है। अब यह तो सिरचन के मन पे था कि सिरचन किस तरह कौन सा काम अच्छा कर दे। मझली भाभी से नहीं रहा गया। अब घर में 3 भाभियां थीं, मझली भाभी से रहा नहीं गया। अब पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब भाभी ने क्या बोल दिया बातों बातों में कि क्योंकि माँ ने सिरचन को क्या वादा किया था कि मैं तुम्हें मोहर छाप वाली धोती दूंगी, तभी तुम क्या करना। तब भाभी टोंट मारकर बोल रही हैं कि अगर जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतना फैशनदार सामान बन सकता है तो मैं क्या करती, अपने भैया को पहले खबर भेज देती कि एक मोहर छाप की धोती दे दो। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि मोहर छाप वाली धोती से मेरे लिए भी इतनी अच्छी चीज बन सकती थी। हमारे पास क्या कमी है हमारे नैहर में, नैहर या ना मायका। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब सिरचन तो अपने काम में बड़ी तल्लीन से था, लेकिन अब कान तो कहीं और रखकर वो बैठा नहीं था। कानों में बात पड़ गई सिरचन के, क्योंकि मझली भाभी ने उसे ही सुनाने के लिए तो यह बात कहा था। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। बहुरिया यानी बहू, छोटी बहू, जो अपने से छोटा होता है बहू, उसको बहुरिया बोलते हैं गांव में। तो अब कान में बात पड़ी तो उसने तुरंत ही बोल दिया, तुरंत जवाब दिया कि मैं तो मोहर छाप वाली धोती पर ऐसा चीज बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई अगर मुझे रेशमी कुर्ता भी उसके साथ साथ देते तो भी मैं ऐसा काम नहीं करता तुम्हारे लिए। अब देखो फटाफट बात का जवाब देना तो कोई किससे सीखे, सिरचन से सीखे। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। अब मानू दीदी लेखक की क्या है, सबसे छोटी बहन है और लेखक के माँ की सबसे छोटी बेटी। तो सिरचन क्या बोल रहा है कि मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और उनके दूल्हा, उनका जो पति है वह क्या है, वो अफसर आदमी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं उसके लिए बना रहा हूँ, यह किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वो अफसर हैं, वो बड़े खास हैं। गांव में लोग दामाद को कुछ ज्यादा ही अच्छा अहमियत देते हैं। बेटी का जब पति होता है वो कभी कभी आता है और फर्स्ट टाइम आता है तो उसको कुछ ज्यादा ही, और बेटी के ससुराल में जाना मतलब एक बड़ा अहम बात होता है। बेटी की शादी हो गई, बेटी पहली बार जा रही है, लोग देखें तो यह ना सोचें कि बेटी को कुछ अच्छा, अब कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ सुंदर मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, बहुत बखान करेंगे। बखान करना मतलब बहुत बड़ाई करना, लोग करेंगे तो क्या होगा, अच्छा लगेगा लोगों को। अब मझली भाभी का क्या हुआ, मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। अब देखो, अब वहां बहू का मुंह लटक गया तो उसकी चाची सास ने, लेखक की चाची यहाँ क्या बोलने लगी, अरे बेटी जाने दे बहू, मोहर छाप वाली धोती ही नहीं, शादी ब्याह का माहौल है तो क्या होगा, लड्डू भी बनाए जाएंगे तो सिरचन तो है ही चटोर, तो उसको क्या होगा, मोहर छाप वाली धोती तो बाद में मिलेगी, लड्डू तो पहले खाने को मिल जाएगा। इसलिए यह काम हो रहा है, इतना अच्छा अच्छा कार्य इसीलिए कर रहा है। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन चिक बनाता हुआ जब वो दिखाई पड़ा सिरचन, तो क्या हुआ, उसमें 7 तारे, तारे मतलब स्टार, 7 रंग के तारे जगमगा उठे, दिख रहे थे। सत भैया तारा, हम जब आसमान में देखते हैं तो एक जगह हमको 7 तारा साथ में ही दिखने को मिलता है, तो उसको कभी लोग क्या कहते हैं, सत भैया तारा, ये सातों भाई हैं। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक पे के पास 2 रेखाएं, कभी कभी गुस्से में लोग क्या करते हैं, नाक सिकोड़ते हैं। अब इतना अच्छा सुंदर चिक बना रहा था सिरचन, और उसको खाने में, नाश्ते में क्या दिया गया था, सूखा गुड़ और चिवड़ा, चिवड़ा यानी पोहा। अब सूखा गुड़ और पोहा सूखा पोहा और गुड़ कोई कैसे खाए, इसलिए मैंने देखा कि सिरचन गुस्से में आ गया था। अब तो मैं डर गया कि अब क्या होगा, मैं दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। आज सिरचन को किसने कलेवा, कलेवा का अर्थ समझते हो, कलेवा का अर्थ होता है नाश्ता देना। अब सिरचन को कलेवा किसने दिया है, यह कहकर लेखक ने क्या कहा, लेखक ने यह कहा कि आज अगर तुमने ऐसा नाश्ता दिया है माँ उसको, तो क्या होगा, अभी तुम ऐसा नाश्ता देकर रखी हो सूखा गुड़ और चूरा, तो सिरचन क्या करेगा, गुस्से में आ जाएगा और फिर सिरचन क्या करेगा, सामान बनाएगा कि नहीं बनाएगा। समझा इतना सबको, क्योंकि टाइम हो चला है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, आधा काम छोड़कर चला जाएगा। ओके, हाँ, कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था, चैटिंग बॉक्स के थ्रू आंसर करना है, आपको पता है। यस, वेरी गुड। अनुग्रह सालवी बोलो बेटा, रेज योर हैंड। हैंड्स अप क्यों किए हो आप, बोलो। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड बेटा। ये इतना लेसन सबको समझा? यस। थोड़ी सी ग्रामीण भाषा सिरचन का हमने क्या देखा, पाठ का महत्व देखा, लेखक ने उसमें क्या समझाया है वह देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, लेखक के बारे में देखा, उसके बाद में ग्रामीण जीवन का रहन सहन किस तरह होता है और सिरचन की विशेषता। अभी हमने कहानी शुरू की है, अब ये कहानी में सिरचन के बारे में पूरी तरह से जानकारी हमें मिलेगा कि लेखक के बहन के ससुराल जाने के समय किस किस तरह से क्या क्या घटनाएं हुई। समझा? ओके, अभी क्या करना है आपको,
10:30 टाइम हो गया, अभी आपको लीव करना है। बाय स्टूडेंट, बाय बेटा, टीचर, बाय टीचर। बाय टीचर। बाय बेटा।